नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो टीजीटी बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एल्ब्यूगो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूगो के बारे में और किस तरीके से एंथ्रीडियम या फिर ओगोनियम का डेवलपमेंट होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन के साथ में। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूगो के बारे में, जहाँ पे हमने जाना था सिस्टमैटिक पोजीशन से लेकर के स्ट्रक्चर या डिटेल जो स्ट्रक्चर कहते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। और इसके साथ हमने जो डिजीज़ थी उसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करी थी कि किस तरीके से वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ एल्ब्यूगो के द्वारा होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। इंट्रोडक्शन जाना था कि एल्ब्यूगो के सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है और जो डिजीज़ होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और इसे कॉमन नाम भी दिया जाता है, जो एल्ब्यूगो की डिजीज़ है उसे कहा जाता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्योंकि जनरली जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली की जितने भी प्लांट्स हैं जैसे कि कद्दू, कुमड़ा, लौकी, खीरा, इन सभी के ऊपर अटैक करता है। और जनरली ये बहुत ज़्यादा फेमस या पॉपुलर टर्म होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, यानी कि जो सरसों का पौधा है उसमें आप जनरली डिजीज़ को देखेंगे। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ऑलरेडी देखा था हमने कि जो भी पौधा होता है उसके ऊपर वाइट पाउडर या लाइक सब्सटेंस डेवलप कर जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो कोनिडिया डेवलपमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ये कोनिडिया रेडिली जर्मिनेट करते जाते हैं रेगुलरली। और लगातार इनकी जर्मिनेशन के कारण जो कोनिडिया है वो छोटे छोटे स्फेरिकल वाइट बॉल्स के रूप में यहाँ वहाँ स्प्रेड होते हैं, जिससे क्या होता है लीफ की या जो लीफ का आउटर एपिडर्मिस है वो ब्रोकन हो जाता है। और इसकी वजह से चारों तरफ लीफ के वाइट सब्सटेंस पाउडरी सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। और यही जो डिजीज़ है उसे ही कहा जाता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी था, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज इज कॉज्ड बाय विच फंजाई, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे यूस्टेलागो, एल्ब्यूगो या कोई भी अदर फंजाई, तो वहाँ पे आपको टिक करना है एल्ब्यूगो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल या सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस यानी कि इस रिप्रोडक्शन के तहत जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये ग्रोइंग सीजन आता है या रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो ये उन माइसीलियम के अंदर देखा जाता है जनरली, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप पे है, तो उस माइसीलियम के अंदर देखा जाता है जो कि फुल्ली मैच्योर्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, फुल्ली मैच्योर्ड का मीन्स क्या है यहाँ पे, उसका मीन्स है कि जब भी अपने लीफ का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में अपने, कि मान लीजिए ये क्या है, एक लीफ का एक छोटा सा ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहली लेयर है वो क्या है एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या है पैलिसेड टिश्यूज़ है, उसके नीचे पाए जाते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज़। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा इजीली समझ आए। ठीक है, तो यहाँ जो स्पॉन्जीज टिश्यूज होते हैं थोड़े सर्कुलर टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये जो पैलिसेड टाइप होते हैं आपको कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे, लंबे लंबे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इनका ग्रोइंग सीजन आता है या आप कहें कि जब माइसीलियम एल्ब्यूगो का फुल्ली मैच्योर्ड हो चुका होता है, तो ये आप इसे कैसे दिखाएंगे कि मैच्योर्ड हो चुका है, जब ये पैलिसेड जो भी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, लीफ के जितने भी पैलिसेड टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये इस तरीके से पेनिट्रेट करता है। ठीक है,
इस प्रकार कुछ, कि आपको इसके नीचे पूरे पैलिसेड टिश्यू के नीचे यानी कि लीफ के अंदर कुछ नेट टाइप का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है ये सबसे पहला इनिशियल प्रोसेस होता है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर यानी कि लीफ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये तो हुआ मैच्योरिटी का, कि किस तरीके से आप मैच्योरिटी को कंफर्म होती है, या लीफ में आप किस तरीके से कंफर्म कराएंगे कि यहाँ पे इस टाइप की रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो जब फुली मैच्योर्ड हो चुका होता है एल्ब्यूगो का हाइफा या माइसीलिया, इन दैट कंडीशन जो बिल्कुल टिप पोर्शन होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल टिप का जो पोर्शन होता है, यहाँ पर दो गैमेट्स जन्म लेते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि दो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है उसे हम एंथेरिडियम कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, और जो फीमेल गैमेट है उसे हम oogonia के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग या डीपर कहें जो होस्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और इनका क्लोज एसोसिएशन रहता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ में। अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को काफ़ी डीपली, तो हम ब्लैक कलर या ब्लू कलर से इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं लीफ के, ठीक है, ये इन टिश्यूज़ के बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर माइसीलियम होता है एल्ब्यूगो का। ठीक है, और यहीं पर जो मेल गैमेट यानी कि एंथेरिडियम और oogonia है, इनका डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे इनिशियल प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नली इंडिकेट करता है लीव्स के अंदर। जब आप किसी भी क्रूसिफर फैमिली के लीफ को हाइपरट्रोफाइड कंडीशन में देखेंगे, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन का ऑनसेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि जब भी लीफ के अंदर हाइपरट्रोफाइड कंडीशन दिखाई देगी, यानी कि लीफ के अंदर थोड़ी सी कर्लिंग पाई जाती है, तो ये इंडिकेट करता है हाइपरट्रोफाइड कंडीशन ऑफ क्रूसिफर फैमिली। तो जितनी भी क्रूसिफर फैमिली होती है उनकी लीफ में कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है और वो साइज जो होता है उनका डैमेज हो जाता है बुरे तरीके से। तो इस कंडीशन के बाद ये इंडिकेशन है कि अब आगे चल कर के जो लीफ है वो इस तरीके से कर्लिंग आ रही है, दैट मीन्स कि ये एल्ब्यूको के द्वारा इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है कि oogonia जो होती है नियरली एक ब्रांच टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती है हाइफा के अंदर। ठीक है, अगर आप देखें इसको डीपली तो इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपका क्या है, क्लैवेट। ठीक है, तो क्लैवेट के ऊपर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो काफ़ी स्वेलिंग और बल्जिंग या बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज नोन एज oogonia। ठीक है, और इसी के टर्मिनल पोजीशन पे यानी कि आप कहें साइड से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिस भी ब्रांच के अंदर या जिस हाइफा के अंदर स्पोरेंजियम डेवलप करता है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। यानी कि यहाँ पर एक बारी ये गैमेट प्रोड्यूस हो गए तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि एक ब्रांच के अंदर, एक हाइफा के अंदर ये सिंगली डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कि इनका डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इनिशियल स्टेप है वो जानते हैं, फिर इसको डीप सेंस में समझेंगे। तो ये जो एक हाइफा है यहाँ पे एक थोड़ा बल्जिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, बल्ब टाइप का। ठीक है, छोटा सा, तो ये बनाएगा आगे चल करके oogonia यानी कि फीमेल गैमेट, और यहीं से बिल्कुल साइड से इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जस्ट लाइक बर्ड ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो ये आगे चल करके एंथेरिडियम का प्रोडक्शन करता है। तो ये तो हुआ इनिशियल स्टेप रिप्रोडक्शन का। आगे चल करके हम इसको समझते हैं कि एक एंथेरिडियम किस तरीके से डेवलप करके फुल्ली मैच्योर्ड होता है और किस तरीके से एक oogonia फुल्ली मैच्योर्ड होती है डेवलपमेंट के बाद। चलिए, तो इस प्रोसेस को और ज़्यादा डीप में समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर समझना होगा एंथेरिडियम का और oogonia का, यानी कि मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एंथेरिडियम की, यानी कि मेल गैमेट का। मेल गैमेट के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हम बात करेंगे कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे एंथेरिडियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इलोंगेटेड यानी कि लंबा। दूसरा क्लब्ड शेप्ड होता है, इसका मतलब कि एंटीरियर जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बल्ज टाइप या बल्जिंग लिए हुए होता है। तो ऐसा होता है एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो एंथेरिडियम होता है वो 6 to 12 न्यूक्लियस इसके अंदर, यानी करीबन 1 डजन के करीब में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। लेकिन आगे चल करके सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जो कि फंक्शनल बचता है और बाकी सारे जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ जब कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो ये तब होते हैं जबकि ये जब ये एंथ्रीडियम डेवलप कर रहा होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो न्यूक्लियस होते हैं सारे, ये सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक जो होता है वो फंक्शनल होता है। जैसे कि कई सारे केसेस होते हैं, जैसे कि सी कैंडाइडस के केस में और सी ब्लाइटी के केस में और सी पोर्टुलेसी के केस में ये जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये सारे न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस फंक्शनल बचता है एंथ्रीडियम में, ठीक है। और कई सारे अदर जो स्पीशीज देखी जाती हैं एल्ब्यूगो की, उसमें करीबन 100 न्यूक्लियस देखे जाते हैं एक एंथ्रीडियम के अंदर, ठीक है। लेकिन सभी में क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस जो होता है वो फंक्शनल होता है। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट जो प्रेजेंट होते हैं उनका पोजीशन किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पैरागाइनस कंडीशन देखी जाती है। पैरागाइनस कंडीशन मीन्स क्या होती है कि जब एंथ्रीडियम oogoनियम की पोजीशन के बिल्कुल एडजेसेंट और लोअर पोजीशन में प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियम, तो ये कहलाती है पैरागाइनस कंडीशन, ठीक है। यानी कि oogoनियम के बिल्कुल लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियम, ठीक है। एक चीज़ और जो यहाँ से पूछी जाती है जनरली कि यहाँ पर जो हाइफा होता है, यानी ये जो oogoनियम और ये जो एंथ्रीडियम होते हैं, ये सिमिलर हाइफा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन पैरागाइनस कही जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि एंथ्रीडियम के अंदर एक जो न्यूक्लियस होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो कंडीशन पाई जाती है वो पैरागाइनस पाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रीडियम और oogoनियम, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है एंथ्रीडियम का, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो जो हाइफा है कुछ इस टाइप का, लोअर हाइफा है कुछ इस टाइप का डेवलपमेंट दिखाई देती है, ठीक है, पहले स्टेज में होता है। और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बल्जिंग या बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा, और साइड से बिल्कुल छोटा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, पहले स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में आप क्या देखेंगे कि यही हाइफा कुछ और ज़्यादा लंबा हो जाता है नेक्स्ट में चल करके, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा और डेवलप होता है, ठीक है। तो यही बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आगे चल करके oogoनियम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मेल गैमेट यानी कि एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि थर्ड में क्या होता है, या थर्ड या फोर्थ कहें, लास्ट प्रोसेस तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि जो हाइफा है ये फुल्ली डेवलप होकर कुछ और ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है, लंबा होता है। और ये जो oogoनियम है, ये oogoनियम और भी ज़्यादा साइज में बड़ी हो जाती है, ठीक है। oogoनियम की डेवलपमेंट को हम फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर हम एंथ्रीडियम की बात कर रहे हैं, तो चलिए एंथ्रीडियम की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो एंथ्रीडियम बिल्कुल लेटरल साइड से पाइप लाइक स्ट्रक्चर आगे चल करके डेवलप होता है, और इसी के बिल्कुल टिप पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यानी कि क्लब्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इनकी डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि यानी कि जब जो एंथ्रीडियम है वो जब फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, मैच्योर्ड हो चुका होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस जो होता है वो फंक्शनल होता है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और जो अदर न्यूक्लियसेस हैं यानी कि करीबन 100 या किसी किसी अलग स्पीशीज़ में एल्ब्यूगो की 100 के करीब में न्यूक्लियस होते हैं, और किसी किसी में जनरली जो देखा जाता है एल्ब्यूगो में वो 6 से 12 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन 6 से 12 न्यूक्लियस सारे के सारे प्रेजेंट नहीं होते फंक्शनल कंडीशन में, सिर्फ एक जो होता है फंक्शनल होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चल करके जब एंथ्रीडियम और ज़्यादा डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट के बाद इनके बीच यानी जो एंथ्रीडियम के न्यूक्लियसेस हैं उनके बीच में एक सेप्टम होता है वो डेवलप कर जाता है, ठीक है। ये जो सेप्टम होता है ये एंथ्रीडियम को अलग करता है इस हाइफा से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वापस मूव ना करने पर जो मूव है वो नहीं, उसकी जो मूवमेंट होती है न्यूक्लियस की इस सेप्टम के कारण रुक जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फर्टिलाइजेशन का, ये सेप्टम भी, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ तक की प्रोसेस। चलिए अब oogoनियम की डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि oogoनियम किस तरीके से डेवलप करता है, ठीक है। चलिए सेकेंडली हम बात करेंगे oogoनियम के स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर हम आगे चल करके बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में।
तो oogonim का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे विजिबल होता है दैट इज स्फेरिकल और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि यहाँ जो oogonim का स्ट्रक्चर है कुछ बॉल शेप्ड नजर आता है, ऐसा स्फीयर के शेप का, ठीक है। और इसके साथ में जो कंडीशन देखी जाती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हाइफा होता है एल्ब्यूगो का वो सिनोसिटिक होता है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस जो होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है पूरे माइसीलियम के या पूरे हाइफा के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, दैट मीन्स कि सिनोसिटिक कंडीशन है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे oogonim की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियसिस की संख्या है वो करीबन 65 से 115 के करीब में देखी जाती है एल्ब्यूगो के अंदर, ठीक है। लेकिन एक जो यहाँ पे नोटिसेबल बात ये है कि आगे चल करके यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो फंक्शनल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं दोनों केसेस में, एंथ्रेडियम और oogonim दोनों के केसेस में, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता है कि जो oogonim होता है वो जब मैच्योर्ड होता है, ठीक है, तो इसके आगे क्या होता है कि इसका जो पेरिफेरल जो रीजन है आउटर और जो इनर डेंस रीजन है जिसे हम ऊ प्लाज्मा कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी, अब चलते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप होता है उसमें आप क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट के पहले स्टेज में oogonim फिलहाल कुछ इस टाइप से अटैच्ड होता है हाइफा के साथ में oogonim, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज में यानी कि जब ऑनसेट होता है डेवलपमेंट का फीमेल गैमेट का, तो ये जो हाइफा है उसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। आगे की पोर्शन में ये जो हाइफा है और ज़्यादा बड़ा होता है और इसके ऊपर ये जो बल्ब शेप स्ट्रक्चर है थोड़ा सा और बड़ा होता है। तो फिलहाल हम इस पोर्शन के बारे में बात करते हैं, इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है, ठीक है। तो oogonim के अगर डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो oogonim कुछ इस टाइप का बड़ा सा स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और आगे चल करके यानी कि जब ये साइज में फुल्ली मैच्योर्ड हो चुका होता है तो इसके इंटरनल एरिया में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। वो क्या होते हैं कि इसका जो इंटरनल एरिया है, जो साइटोप्लाज्म है इंटरनल, वो दो पार्ट्स में धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। पहला पोर्शन क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है oogonim का वो कुछ इस प्रकार से इंटरनल जो एरिया है वो डेंस होता चला जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और ये जो आउटर एरिया है वो थोड़ा सा कम थिक होता है, यानी कि इंटरनल एरिया आपको डेंस नज़र आएगा और जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी कम डेंस नज़र आती है। तो इंटरनल एरिया है उसे कहा जाएगा ऊ प्लाज्म और जो आउटर एरिया है उसे पेरीप्लाज्म, यानी ये जो आप देखेंगे ये पेरीप्लाज्म और ये हुआ ऊ प्लाज्म, ठीक है। ये जो ऊ प्लाज्म हुआ यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक एग होता है, ठीक है, सॉरी जिसे आप एग बोलेंगे, और इसी के अंदर सिर्फ एक फंक्शनल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस चीज़ को यहाँ से स्किप करते हैं और आगे के स्टेप में बढ़ते हैं कि आगे के स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो आगे के स्टेप में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे क्या आप देखेंगे कि यहाँ पे मियोटिक डिविजन्स दो देखी जाती है। पहली जो मियोटिक डिवीजन है ये तब देखी जाती है जब ये जो सारे साइटोप्लाज्म है ये जो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे क्या होता है, डेंस होता जाता है इसका जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है। ये आप पहली माइटोसिटिक डिवीजन तब देखें जब ये सेंट्रल रीजन है वो थोड़ा सा डेंस होता चला जाता है, ठीक है। और इस डेंस होने के साथ साथ में एक चीज़ और नज़र आती है, वो ये कि स्पिंडल फॉर्मेशन धीरे धीरे नज़र आने लगती है जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं जो कि नोटिसेबल हैं, ठीक है। तो oogonim के डेवलपमेंट में सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो भी हमने बात करी कि पहले स्टेज में जब डेंसर हो चुका होता है इंटरनल ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, इस सेंट्रल पोर्शन के अंदर सिर्फ क्या दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है तो स्पिंडल फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की होती है कि ये जो इस टाइप से आपको दिखाई देगा स्पिंडल फॉर्मेशन, यानी कि एक एंड आपको इधर दिखाई देगा सेंट्रल पोर्शन में और दूसरा जो है स्पिंडल इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। आगे चल कर के क्या होता है कि जब ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं तो सेंट्रल जो न्यूक्लियस है वो अंदर चला जाता है और जो बाकी सारे न्यूक्लियस है वो आपस में बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको यहाँ पे एल्ब्यूगो के oogonim के डेवलपमेंट में दिखाई देते हैं, ठीक है, क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो पेरीप्लाज्म है एंड द ooप्लाज्म आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द न्यूक्लियस ऑफ द ooप्लाज्म एक्सेप्ट वन माइग्रेट टू द पेरीप्लाज्म फॉर्मिंग अ रिंग एंड अंडरगो सेकंड माइटोटिक डिवीजन। यानी कि
पहले माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि आफ्टर स्पिंडल फॉर्मेशन एक न्यूक्लियस अंदर चला जाता है और बाकी सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रिंग टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। इसके बाद जो होता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये डिवाइड होते हैं इन सच अ मैनर दैट वन पोल ऑफ ईच स्पिंडल इज इन द ooप्लाज्म एंड द अदर इज इन द पेरिप्लाज्म। यानी कि सेकेंड टाइम में भी जो डिवीजन होती है इस टाइप से होती है। ये एक स्पिंडल का पोर्शन जो होता है सेंट्रल रीजन में होता है और दूसरा होता है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिडक्शन डिवीजन, सॉरी, यहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन विजिबल होती है। यानी कि ooप्लाज्म के डिवीजन में दो टाइप्स की माइटोटिक डिवीजन देखी जाती है। पहला जो होता है वो तब देखा जाता है जब ooप्लाज्म डेंसर हो जाता है और पेरिप्लाज्म जो होता है वो थिकर होता है। ये जब स्टार्ट होता है तब माइटोटिक डिवीजन देखी जाती है। दूसरी तब देखी जाती है जब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन चुका होता है और सारे न्यूक्लियस बाहर अरेंज हो चुके होते हैं, ठीक है, और एक न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल एरिया में पहुंच चुका होता है, तब जाकर के दूसरी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चलिए, ये तो ooप्लाज्म के डेवलपमेंट की बात होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब इस टाइप का जब स्ट्रक्चर विजिबल होता है उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एट द एंड ऑफ डिवीजन, यानी कि दूसरे माइटोटिक डिवीजन के बाद जो एक डॉटर न्यूक्लियाई होता है ईच स्पिंडल का, वो ooप्लाज्म के अंदर माइग्रेट कर जाता है और जो अदर होते हैं वो पेरिप्लाज्म की तरफ अटैच हो जाते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि जब ooगोनियम जब मैच्योर्ड होता है तो सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो डी जनरेट कर जाते हैं एक्सेप्ट वन, जो हमने पहले ही डिस्कस करा था कि ooप्लाज्म की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सिर्फ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद जो इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको नज़र आएगा इसका, कि एक जब ooगोनियम मैच्योर्ड हो जाता है तो एक जो न्यूक्लियस होता है वो बचता है जो कि फंक्शनल होता है और बाकी सारे डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं या डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कई सारे अदर स्पीशीज अगर आप देखेंगे तो सी पोर्टुलेसी में देखा जाता है और सी ब्लिटी में अगर देखा जाएगा तो 60 के करीब में न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक्युमुलेट कर लेते हैं ooप्लाज्म के अंदर, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज करते हैं मेल न्यूक्लियाई के साथ में, और यहाँ पर करीब 100 मेल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ooस्फीयर में, ठीक है। ये सभी के केसेस में नहीं देखा जाता है, ooगोनियम के केस में भी ये चीज़ तब देखी जाएगी जब ये एल्ब्यूगो के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ करीबन एक ही न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन अदर जो स्पीशीज़ होंगी जैसे कि सी ट्रेपोगॉइन्स और जो होती है ब्लिटी और पोर्टुलेसी के केस में देखा जाएगा तो 60 और 70 के करीब में न्यूक्लियस जो होते हैं, करीबन 60 के केस में, जो कि ooप्लाज्म के अंदर अरेंज होते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी ये वहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सेप्शन होता है, हर स्पीशीज़ के साथ में आपको एक्सेप्शन नज़र आएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है एल्ब्यूगो के केस में। तो चलिए, इतना आपने देखा कि जब फुल्ली मैच्योर्ड यहाँ पे हो चुका है फिलहाल यहाँ पे ooगोनियम, और उसके बाद का जो स्टेप है चलिए इसके बारे में चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन एल्ब्यूगो के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है इनमें दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होती हैं, कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ooगोनियम का जो सेंट्रल एरिया है, ठीक है, जिसे हमने क्या टर्म दिया था, सीनोसेंट्रम, ठीक है, सॉरी, ooगोनियम का जो सेंट्रल पोर्शन है उसे हमने क्या टर्म दिया था, ooप्लाज्म, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक विजिबल स्ट्रक्चर दिखाई देगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये ooगोनियम है और इसके सेंट्रल का जो पोर्शन है जिसे हमने ooप्लाज्म टर्म दिया था, ठीक है। ooप्लाज्म के अंदर एक फंक्शनल सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, आफ्टर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ डेंसर रीजन यानी कि स्टेन्ड जो हो जाता है कुछ एरिया, यहाँ पे ooप्लाज्म का जो सेंट्रल एरिया है न्यूक्लियस के आसपास का एरिया थोड़ा सा डेंस हो जाता है और कलरफुल हो जाता है, ठीक है, स्टेन्ड हो जाता है। तो ये जो एरिया है यानी कि इस टाइप की जो प्रोजेक्शन दिखा, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर विजिबल होता है ooगोनियम के अंदर, उसे एक टर्म दिया जाता है माइकोलॉजी की भाषा में, उसे कहा जाता है सीनोसेंट्रम, ठीक है। सीनोसेंट्रम में इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। टीजीटी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन इन एल्ब्यूगो द सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूक्लियस विजिबल
तो या तो ये कहा जा सकता है नेम दैट सेंट्रल एरिया, या फिर ये कहा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज सिनोसेंट्रम। तो इन दैट कंडीशन आपके पास इस टाइप की भी नॉलेज होनी चाहिए जो आपके पीजीटी और टीजीटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो सेंट्रल एरिया होता है जो आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, वो हाईली स्टेन थोड़ा सा कलर और थोड़ा कलरफुल और थोड़ा और ज़्यादा डेंस हो जाता है, तो इसे एक टर्म दिया जाता है सिनोसेंट्रम, ठीक है। ये तब तक रहता है जब तक कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये जो फीमेल गैमेट होती है यानी कि oogonia, इसके बिल्कुल लेटरल साइड में एंथ्रीडियम अटैच हो जाता है, ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो oogonia होती है उसके ऊपर एक पैपिला लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट विजिबल फीचर यहाँ पे आपको दिखाई देता है वो ये कि जो oogonia होता है जिसका हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा था कि oogonia हमारा दो पार्ट्स में विजिबल होता है। जो इंटरनल लेयर होता है दैट इज ooप्लाज्म, और ooप्लाज्म के अंदर फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एंथ्रीडियम अटैच होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इनके बीच में एक रिसेप्टिव पैपले का डेवलपमेंट होता है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, ठीक है। आगे चल कर के जब ये रिसेप्टिव पैपला डिसअपियर हो जाता है तो इनके बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा ये कनेक्ट हो जाते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, ठीक है। इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो मेल न्यूक्लियस होता है इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा ये ooप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, और उसके बाद कैरियोगैमी जो होती है वहाँ पे विजिबल होती है, यानी कि जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ में तो ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ होता है उसे कहते हैं कैरियोगैमी। तो इस टर्म को भी आपको याद रखना है। कैरियो मीन्स होता है जो कैरियो वर्ड है यूज़ किया जाता है न्यूक्लियस के साथ में, और गैमी मीन्स होता है फ्यूजन। तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इसलिए हम टर्म देते हैं इसका कैरियोगैमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ इमेज ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी आप सभी को। तो यहाँ पे इमेज में अगर आप देखेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस जब फ्यूज़ कर जाते हैं उसके बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इस टाइप का, ठीक है, जिसे हम टर्म देते हैं oospore। oospore भी बिल्कुल oogonia की तरह ही होता है, यानी कि जो सेंट्रल एरिया है थोड़ा सा डेंस होता है विथ 2 लेयर्स, और आउटर लेयर जो होती है उसे पेरिप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि यही oospore थोड़ा सा और फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर का हो जाता है, दैट मीन्स कि इसके आउटर लेयर थोड़ी सी कांटेनुमा हो जाती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, और इंटरनल लेयर स्मूथ हो जाती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, ठीक। आगे चल कर के इन्हीं oospore के अंदर फर्दर इस टाइप की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सेल डिवीजन, और इन्हीं के अंदर कई सारे सेल टाइप स्ट्रक्चर ऐसे, यानी कि सबके अंदर जितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डिवीजन इनमें जितने पार्ट्स में होती है सभी में एक न्यूक्लियस इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। और यही जो आगे चल कर के सेल्स हैं एक सिंगल ज़ूमियोस्पोर्स को बनाते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि इनके पास 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये फ्लैजेला के कारण ये मूवेबल होते हैं, ठीक है। यही ज़ूमियोस्पोर्स आगे चल कर के जब फर्दर और मैच्योर्ड होते हैं तो इनके अंदर से एक जर्मिनेटिंग ट्यूब निकलता है और यही आगे चल कर के एक माइसीलियम या फिर हाइफा जो होते हैं वो बनाते हैं, और ये पूरे जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, यानी कि पैलिसेड टिश्यू के अंदर जर्मिनेट करते हैं, और जो लीफ है उसको इन्फेक्ट करने के बाद वाइट रस्ट ऑफ डिजीज़ जो है वो पैदा करते हैं। तो आज हमने अपनी वीडियो में पढ़ा एल्ब्यूगो की रिप्रोडक्शन के बारे में, और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करा एंथ्रीडियम और oogonia का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपने इस वीडियो से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिली होगी जो आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या जो क्वेश्चन हैं जो आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए निवेदिता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।